आप सभी दोस्तों का आज के इस क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम सीखेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। द नेम ऑफ द कंसेप्ट इज प्लेस ऑफ सुइंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है कि आपको केस फाइल करना है तो केस फाइल आप कहां पर करेंगे। चलिए हम पहले हेडिंग लिखें यहाँ पर, प्लेस ऑफ सुइंग। पार्टीज, एग्रीव्ड पार्टी, इंजर्ड पार्टी केस फाइल करना चाहती है तो केस फाइल कहाँ पर होगा। तो मेनली इसके ऊपर शुरू में जो टोटल सेक्शंस हैं उनकी हम बात करें तो ये है सेक्शन 15 टू 25, ये सभी सेक्शंस हैं इसमें। लेकिन शुरुआत में हम पहले सीखेंगे सेक्शन 15, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन 15 है कोर्ट in which court in which suits to be instituted. सेक्शन 15। तो पहले सेक्शन 15 टू 20 हम सीखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड एंड सेक्शन 16 suits to be instituted where subject matter situate। सेक्शन 16 को डिटेल में हम यहाँ देखेंगे। एंड सेक्शन 17 इज suits of immovable properties, suits of immovable properties, जहां पे सब्जेक्ट मैटर क्या हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो। suits of immovable property आप नोट करिए बेटा, suits of immovable property situate within jurisdiction of different courts। section 17 and section 18 is, वैसे इस चैप्टर में सेक्शन 15 टू 25 कवर होते हैं, लेकिन पहले हम ये 5 सेक्शन करेंगे। सेक्शन 15, 16, 17,
18, 19. Place of institution of suit, section 18. Place of institution of suit, where local limits of the jurisdiction, where local limits of the jurisdiction of courts are uncertain. This is the heading of the section, section 18. Place of institution of suit where local limits of jurisdiction of courts are uncertain. And very important section, section 19. Suits for compensation for wrongs to person or movables. And section 20. Suits for compensation for wrong to person or movables. Other suits to be instituted other suits to be instituted where defendant reside or cause of action arises. Section 15, section 16, section 17, section 18, section 19 एंड सेक्शन 20. तो आज के इस सेशन की शुरुआत हम इन 5 सेक्शंस के साथ करेंगे. तो सबसे पहले हम सेक्शन 15 को सीखेंगे बेटा, और इसके बाद फर्दर हम इन सब सेक्शंस को बारी बारी से फिनिश करेंगे. तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. आइए, तो सबसे पहले सेक्शन 15 को हम डिस्कस करेंगे. आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, और डाउट कोई भी होगा तो पूछेंगे. मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है 9818050252. तो हेडिंग ऑफ द सेक्शन इज कोर्ट्स, court in which suits to be instituted. तो अगर आपके मन में सिविल सूट फाइल करने की बात चल रही है तो पहला सवाल, कोर्ट्स इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड.
तो पहली बात, subject to the आप कुछ इस तरह से लिखिए, राइट, इस तरह से कुछ बात लिखिए। एवरी सूट shall be instituted in the court of lowest grade, competent to try it. Every suit shall be instituted in the court of lowest grade, right? तो आप बात को ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहले मुकदमा सबसे निचली अदालत में फाइल होना चाहिए। अगर ये सिविल केस है तो सबसे पहले निचली अदालत में फाइल होना चाहिए, लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट, ठीक है। लेकिन वो कोर्ट के पास कैपेसिटी होनी चाहिए, जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पर जुरिस्डिक्शन वर्ड का मतलब क्या है, आइए नोट कर लीजिए। यहाँ एक बार बार इस कंसेप्ट के अंदर एक वर्ड आपके सामने आएगा, जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन का मतलब क्या है? जुरिस्डिक्शन मीन्स capacity of the court to entertain capacity of the court to entertain a suit, ठीक है। तो एक कोर्ट की जुरिस्डिक्शन मॉनेटरी लिमिट है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए तक की, और दूसरे कोर्ट की, उससे लोएस्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है मान लीजिए 20 लाख रुपए तक की, और 10,000 रुपए का केस है। तो दोनों कोर्ट के पास इसका जुरिस्डिक्शन है, लेकिन सेक्शन 15 ऑफ सीपीसी की माने तो केस पहले लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोर्ट में जाना चाहिए, उसके बाद वो उसकी अपील अगर आप करना चाहते हैं तो अपील फर्दर आप हायर कोर्ट में कर सकते हैं। तो एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। लेकिन अगर आप लोएस्ट कोर्ट में केस फाइल कर रहे हैं तो दैट कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। मान लीजिए एक कोर्ट का कैपेसिटी है 1 करोड़ तक के केस फाइल 1 करोड़ तक के केस को एंटरटेन करने की, और 1 करोड़ 20 लाख रुपए का केस ये ऐसा कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है, और फाइनली एडजुडिकेशन आता है, तो जो डिक्री होगी वो नल एंड वॉइड होगी, क्योंकि उस कोर्ट के पास उस केस को एंटरटेन करने का जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, यानी कैपेसिटी ही नहीं है। तो सेक्शन 15 को बेटा हम कर रहे हैं। तो सेक्शन 15 को समझने से पहले सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि किन कोर्ट में आपने केस को फाइल करना है, आपका केस कहाँ पर फाइल होगा। तो सेक्शन 15 ये कह रहा है, कोर्ट इन विच सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड।
कि आपने केस कहाँ फाइल करना है, तो एवरी सूट शेल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोवेस्ट ग्रेड कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट, यानी लोवेस्ट कोर्ट होना चाहिए एंड दैट कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। तो जुरिस्डिक्शन वर्ड का मतलब आपको बताया बेटा। आइए हम अपने इस कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे। शाबाश बेटा। आइए सेक्शन 16 को अब हम यहाँ पर समझेंगे। सेक्शन 16 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सबसे पहले सेक्शन 16 का हेडिंग नोट करेंगे। शाबाश। सेक्शन 16 क्या कह रहा है बेटा? सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड suits to be instituted where subject matter situate। सूट कहाँ फाइल होगा? जहां पर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है। आइए, लेकिन ये बहुत ही टेक्निकल सेक्शन है। आइए इसे पूरी तवज्जो देते हुए इस सेक्शन को हम एंटरटेन करेंगे। तो पहले बात ध्यान रखना है, सब्जेक्ट टू एक वर्ड यहां पे आ रहा है, ध्यान से आपने नोट करना है। सब्जेक्ट टू पिक्यूनरी। पिक्यूनरी मींस मॉनेटरी, यानी रिलेटेड टू मनी। पिक्यूनरी मींस रिलेटेड टू मनी। सब्जेक्ट टू पिक्यूनरी और अदर लिमिटेशंस, और अदर लिमिटेशंस, यानी या तो पिक्यूनरी लिमिटेशन है, अदर लिमिटेशन है, प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ, prescribed by any law, subject to the pecuniary or other limitations prescribed by any law, suits कौन कौन से सूट्स? आइए एक लिस्ट बनाएंगे मुकदमों केसेस की, सूट्स की। सूट्स आइए कहां पर फाइल होने चाहिए? फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर द रिकवरी ऑफ, आप सारे पॉइंट्स को, सभी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं तो इसलिए बहुत ध्यान से नोट करेंगे। फॉर द रिकवरी ऑफ immovable properties with or without rent, with or without rent। आप अपनी प्रॉपर्टी रिकवर करना चाहते हैं विद और विदाउट रेंट और प्रॉफिट्स, या कोई और प्रॉफिट्स हुए हैं उस प्रॉपर्टी के साथ। पहले उन सब केसेस की लिस्ट बना लीजिए जहां जहां सेक्शन 16 आपको, जिन जिन सिचुएशंस में सेक्शन 16 एप्लीकेबल है। फॉर द पार्टीशन ऑफ, फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जहां भी केस इंस्टीट्यूशन की, जहां भी किसी सिविल सूट की इंस्टीट्यूशन की बात आएगी तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट मैटर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, या रोंग नन टू पर्सन है। तो सबसे पहले आपने क्या ध्यान देना है बच्चों, कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इंस्टीट्यूशन ऑफ द केस के ऊपर, तो सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो सब्जेक्ट मैटर के ऊपर डिपेंड करेगा
कि कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है। फॉर द पार्टीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का पार्टीशन होना है तो केस कहाँ पर इंस्टीट्यूट होगा। आइए ये लिस्ट हम बनाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस को यहाँ पर रखा गया है बेटा। सी, क्लोज सी, foreclosure, for foreclosure sale और रिडम्पशन, फोरक्लोज करनी है प्रॉपर्टी या सेल करनी है या रिडम्पशन करनी है इन केस ऑफ मॉर्गेज, इन केस ऑफ मॉर्गेज। आप YouTube पर प्रोफेसर एल के सोनी सर्च करेंगे तो वहाँ मॉर्गेज और टाइप्स ऑफ मॉर्गेज 2 घंटे के लेक्चर्स हैं। वहाँ आप इन सभी वर्ड्स का अच्छे से मॉर्गेज से रिलेटेड, जब हम मॉर्गेज की बात करेंगे तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फोरक्लोजर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेल एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिडम्पशन, तो वहाँ पूरे 2 घंटे में मैंने इन वर्ड्स को अच्छे से समझाया है। तो आप क्या करें, YouTube पर प्रोफेसर एल के सोनी सर्च करें और वहाँ पर आपको ये दोनों लेक्चर मिलेंगे, मॉर्गेज एंड टाइप ऑफ मॉर्गेज। तो वहाँ ये सभी वर्ड्स को अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। तो आपने क्या करना है, इस सेशन के बाद आपने वो 2 घंटे के वो लेक्चर्स सर्च कर कर देखने हैं। फोरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन इन केस ऑफ मॉर्गेज, mortgage of or charge upon, तो आपको ये वर्ड अच्छे से समझ में आएंगे। चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, हर केस में आपने ये नोट करना है, जितने भी डिस्टिंक्ट केसेस हम यहाँ पर कंटम्पलेट कर रहे हैं, सेक्शन 16 जो जो केसेस हमारे सामने रखता जा रहा है, हमने क्या करना है, हमने हर केस में ये देखना है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है। फॉर फोरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन इन केस ऑफ मॉर्गेज ऑफ और चार्ज अपॉन इमूवेबल प्रॉपर्टी, हर केस में आपने ये देखना है कि सब्जेक्ट मैटर आपका क्या है। क्लोज डी, फॉर determination, for determination of any other right, of any other right to or interest in immovable property. Clause E, for the compensation, क्लोज डी को आप ध्यान से नोट कर लीजिए, फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी अदर राइट टू और any other right to or interest in immovable property, for the compensation, for the compensation for wrong done to, for wrong done to immovable property.
यानी आपने नुकसान किया है किसी की इमूवेबल प्रॉपर्टी को, और उससे संबंधित केस की हम बात कर रहे हैं। ई, एफ, ध्यान से सुनना है एफ को। फॉर द रिकवरी ऑफ, फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, यहां देखिए मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी है एफ में। अब तक वो सभी पॉइंट्स में इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता आ रहा था। मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर, डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट, अटैचमेंट और डिस्ट्रेंट यहां पर टेक्निकल वर्ड है। यानी ए इज द डेटर ऑफ बी, यानी बी क्रेडिटर है, और ऐसा फैसला हुआ है कि ए, क्योंकि ए इज द डेटर ऑफ बी और वो अपना कर्ज वापस करने में असमर्थ है, तो क्रेडिटर डेटर की मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने डेब्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को ले लेगा। यानी क्रेडिटर अपनी डेब्ट की सेटिस्फेक्शन के लिए डेटर की मूवेबल प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट कर लेगा या उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लेगा। फॉर द रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट और अटैचमेंट। अब ये जितने भी एज टू लेकर एफ तक केस हैं, इसके लिए एक कॉमन लाइन है इन सभी केसेस के लिए, नोट कर लीजिए। shall be instituted, shall be instituted in the court, in the court within the local limits, within the local limits of whose jurisdiction, whose jurisdiction the property is situate। यानी whose jurisdiction the property is situate। जो भी आपने ए टू लेकर एफ तक केसेस पढ़े हैं, उन सभी केसेस में केस कहाँ इंस्टीट्यूट करोगे? shall be instituted in the court with in the local limits of whose jurisdiction the property is situate। यानी जिस कोर्ट की लोकल जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, लेकिन सब्जेक्ट टू मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन। बट पहली लाइन के साथ पढ़ेंगे इसे। पहली लाइन क्या बोल रही है? बट सब्जेक्ट टू मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन, बट सब्जेक्ट टू मॉनेटरी जुरिस्डिक्शन, सेक्शन 16। तो सेक्शन 15 और 16 को हम मिला के पढ़ें तो क्या मतलब निकलता है? सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, सब्जेक्ट टू पिक्यूनरी यानी सब्जेक्ट टू मॉनेटरी लिमिट और अदर लिमिटेशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ। सूट्स, ये सभी मुकदमे, ये सभी सूट्स वहां फाइल होंगे जिस कोर्ट की लोकल लिमिट में प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, लेकिन सब्जेक्ट टू मॉनेटरी लिमिट। मान लीजिए बेटा, मान लीजिए हम एक एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं बेटा। मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है मान लीजिए 20 लाख, और हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट की पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन है मान लीजिए
1 करोड़। ठीक है, तो केस कहाँ फाइल होगा? केस कहाँ फाइल होगा? मान लीजिए केस सब्जेक्ट मैटर की वैल्यू है 15 लाख। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वो वाला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिसकी लोकल लिमिट में प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, वहां ये केस फाइल होगा। मान लीजिए प्रॉपर्टी की कीमत है 25 लाख। तो पहला केस तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल होना चाहिए था, क्योंकि ये केस में सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की कैपेसिटी से बाहर है, तो इसीलिए ये केस कहाँ फाइल होगा? हाई कोर्ट में। लेकिन सब्जेक्ट टू मॉनेटरी लिमिट, the suit must be filed within the local limits of whose jurisdiction the property is situate। तो आपने सेक्शन 15 और सेक्शन 16 को बहुत ध्यान से करना है। शाबाश।